हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई से लड़ाई। आज हम इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर अपना पूरा फोकस करने वाले हैं। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, देन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, एंड देन इन द लास्ट पार्ट विच मीन इन द थर्ड पार्ट हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। और आज के लेक्चर में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इसके सब टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर से पता चल ही रहा होगा कि कोई भी एक कंपाउंड है, जब एक सर्टेन प्रोसेस के बाद कुछ एक से ज़्यादा कंपाउंड के अंदर टूट जाता है तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कैप्टन अमेरिका ने यहाँ पे एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़कर दो टुकड़े बना दिए, उसी प्रकार या फिर उसी तरीके से इस एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसे एक कंपाउंड एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है जिसके अंदर हम फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 को हीट करते हैं और वो फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 और सल्फर गैस एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। इस रिएक्शन को आप एक बार दोबारा पढ़िए कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। नाउ NCERT के अंदर हमें इससे बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं, तो मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन को मेंशन किया है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब। क्योंकि इसके अंदर होता है ऐसा है कि ये टेस्ट ट्यूब होती है, हमें उसे अपने डायरेक्ट नोज़ के सामने नहीं रखना चाहिए, हमें उसे हमेशा साइड में, अपने नोज़ के साइड में रखना चाहिए। और जो उसके अंदर से जो गैसेस निकलती है उसको वेव करके, मतलब जैसे जब आरती आती है तो हम उसे हाथों से अपनी तरफ करते हैं, उसी तरीके से हम इस गैस को अपने नाक की तरफ करते हैं और उसे सूंघते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत बार जो गैसेस होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो सकती है तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, और अगर वो हमारे डायरेक्ट नोज़ के अंदर जाएगी तो हमें इरिटेशन या फिर अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। तो इसके अंदर हमने फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके उसे हीट किया है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लाइक जो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स थे FeSO4.7H2O। नाउ 7H2O.7H2O का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है तो इसका कलर ग्रीन होता है, और इस टाइम पे एक कंपाउंड के साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट पे जाऊँ कि जिससे ये क्रिस्टल बना है, जिस एटम या मॉलिक्यूल से ये क्रिस्टल बना है, तो वो है FeSO4, और हर एक FeSO4 के आसपास 7 पानी के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। और इन 7 पानी के मॉलिक्यूल्स लगे हैं, हम उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस होने वाली है और बहुत सारे फैक्ट भी आने वाले हैं। FeSO4.7H2O कलर ग्रीन होता है, और जब हम उसे हीट करते हैं तो जो पानी है, जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो ये क्रिस्टल्स हैं वो अपना कलर लूज़ कर लेते हैं और वो कलरलेस बन जाते हैं। और अगर मैं उसके अंदर दोबारा पानी ऐड करूं, अगर मैं उसके अंदर तुरंत दोबारा पानी ऐड कर देता हूं तो वो अपना ग्रीन कलर को रिगेन कर लेंगे। बट अगर मैं उसे प्रोलॉन्ग हीट करता हूं, मतलब उसे काफ़ी देर तक उसे गर्म करता रहता हूं, तो सबसे पहले जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे। उसके बाद हमारा FeSO4 वाली ये रिएक्शन पूरी होगी, तो जो FeSO4 है वो बाद में Fe2O3 बनेगा, जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए, Fe2O3 का मतलब है फेरिक ऑक्साइड, मतलब जो लोहा, जब फेरस मतलब लोहा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बना हुआ प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि जब भी हम आयरन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जब वो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस पर जंग लग जाता है, और हम सबको पता है कि जो जंग का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो इस तरह आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्वेशंस के अंदर वही है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड रिलीज हुआ है।
फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। जो ये स्लाइड है मैं इसको बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसको याद रखिए, क्योंकि इसमें से वन वर्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि करेक्ट वे क्या है एक टेस्ट ट्यूब को बॉईल करने का या हीट करने का। फिर ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद क्रिस्टल का कलर क्या है, उसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कितने H2O के मॉलिक्यूल से अटैच हैं, Fe2O3 का कलर क्या है। तो इस एक स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। नाउ आगे आता है टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ हमारे पास 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। हम किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को 3 तरीके से तोड़ सकते हैं। सबसे पहला थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को जब हीट करने से तोड़ते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं और हीटिंग से उसके टुकड़े हो जाते हैं या अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। देन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब बिजली से, एंड देन फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो आप याद रखिए जैसे फोटोसिंथेसिस, ये होता है सूरज की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट। तो ये हो गए हमारे 3 वेज। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उन्हें आप एक नोटबुक के ऊपर, अपने एक नोटबुक का एक पेज ले और उसके ऊपर लिख लीजिए। उसके सारे कॉमन नेम लिखिए, उसकी एरो के ऊपर जो जो उसके कंडीशंस है उसे लिखिए। कंपाउंड सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, ये सब लिखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको क्लास से एक एज मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। मेन जो है एग्जाम में नंबर आने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप सेल्फ डाउट नहीं करते हो। सबसे मेन चीज़ बस यही होती है। तो देखिए इसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है CaCO3 मतलब लाइमस्टोन। कैल्शियम, CaCO3 का जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट एंड Ca मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें बनता है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब इसके कॉमन नेम आप कॉमन जनरल नेम देखिए। CaCO3 को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, CaO को बोलते हैं हम क्विक लाइम। जो ये 2-3 नाम हैं जो अभी मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क करके लिखे हुए हैं, CaCO3 लाइमस्टोन, CaO क्विक लाइम, CaOH2 स्लैग्ड लाइम, इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। वैसे तो मैं आपको ये PDF देने वाला हूँ, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। लेकिन अगर आप इसे बाय हार्ट याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जब भी कोई डिस्कशन होगी तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये इन 3 नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे इन्हें याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो इसके बाद एक और एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन का। इस चैप्टर में हर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने हर जगह जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट था उसे मार्क कर लिया है। यहाँ पे है लेड नाइट्रेट। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, नाइट्रेट मीन्स NO2। तो NO3 नाइट्रेट, सो PbNO3 ट्वाइस, ये हो गया लेड नाइट्रेट। तो जब भी हम इसको हीट करते हैं हमें मिलता है PbO मतलब लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो देखिए इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैंने यहाँ पे ब्राउन करके लिखा है। जब ये रिएक्शन होती है तो इसके अंदर से ब्राउन फ्यूम्स मतलब धुआं, ब्राउन कलर का एक धुआं उठता है। जो ये ब्राउन कलर का धुआं है वो इंडिकेट करता है NO2 की प्रेजेंस को, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को। आप इस रिएक्शन को एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये इस चैप्टर की वन ऑफ द टफेस्ट रिएक्शंस में भी आती है। क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे होते हो, आप लगातार बहुत सारे रिएक्शंस को याद कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, समझ रहे होते हो, तो इसलिए आप इन्हें जनरली भूल जाते हो। कैल्शियम लोगों को सुना वर्ड है, लेकिन जो लेड नाइट्रेट है इसका जो फॉर्मूला है अभी आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। NO2 की फॉर्मेशन, O2 की फॉर्मेशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस PDF को डाउनलोड कीजिए, इस PPT को डाउनलोड करके दोबारा पढ़िए। लेकिन बेटर रहेगा कि आप खुद की नोट्स बनाएं। अगर आप इसका सेटअप देखोगे
तो यहाँ पे पेयर ऑफ टोंग मतलब एक चिमटी से हमने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा है, उसके अंदर हमने लेड नाइट्रेट को डाला है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, बर्नर से उसको जलाया है और ब्राउन फ्यूम्स इमिट हुई हैं। एज सिंपल एज दैट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब बिजली, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है उसके अंदर हमें इतना तो हम सबको समझ में आ रहा है कि उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो हमारा कंपाउंड है उसे तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका अपर्चर देख लेते हैं, मटेरियल यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो मिस्त्री बनते हैं और इस अपर्चर को, इस सेटअप को बनाते हैं। सबसे पहले हम एक प्लास्टिक मग लेंगे, उसके अंदर 2 छेद करेंगे और 2 कार्बन इलेक्ट्रोड आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप सेल को तोड़ते हो तो उसके अंदर से एक ब्लैक कलर की रोड निकलती है, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीस जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज़ करें। एज सिंपल एज दैट। इलेक्ट्रोड का मतलब बस यही है। कार्बन इलेक्ट्रोड का मतलब वो कार्बन से बना है। बहुत बार जैसे जिंक इलेक्ट्रोड होता है जो जिंक से बना होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड होता है जो कॉपर से बना होता है। इलेक्ट्रोड मतलब जिसमें से बिजली पास हो, और मटेरियल उसका हम बस आगे नाम लगा देते हैं एज कंडक्टर। इलेक्ट्रोड को आप एक कंडक्टर समझ सकते हैं। एंड तो हमें एक प्लास्टिक मग लेना है, उसके अंदर 2 छेद करने हैं और 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड उसके अंदर इंसर्ट कर देने हैं एंड कनेक्ट इट टू अ बैटरी। नाउ we have to add some water and few drops of sulfuric acid. Now ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हम कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की क्यों डालते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। इसको हम किंग्स ऑफ एसिड, या फिर आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, इसे हम किंग ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। किंग ऑफ विट्रियोल। ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल बोल देते हैं, किंग ऑफ विट्रियोल बोल देते हैं। विट्रियोल का मतलब क्या होता है आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, हायर क्लासेस का टॉपिक है। तो उसके अंदर हम पानी डालते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं कंडक्टिविटी के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम बोलते हैं कि पानी के अंदर कंडक्टिविटी होती है, असल में पानी एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता ना। कंडक्टिविटी क्यों आती है? वो आती है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे आपको डिस्टिल्ड वाटर नाम से एक बोतल मिलेगी, आप उसके अंदर देखना, एक बैटरी लेना, उसके अंदर से 2 तार अटैच करके, उसके अंदर 2 वायर अटैच करके पानी के अंदर डालना, आपको कोई बबल्स नहीं दिखाई देंगे। नाउ अगर आप उसके अंदर थोड़ा नमक डालोगे तो उसके अंदर आयंस मतलब जो NaCl है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, Na+ एंड Cl-। अगर आपको बातें थोड़ी समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी तो आपकी 10th क्लास सिर्फ स्टार्ट हुई है, आगे आगे जाते जाते आप बहुत ईजिली इस चीज़ को समझ पाओगे। तो NaCl, उसके बाद आपको बबल्स दिखाई देंगे। वो बबल्स होते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस के, और वही हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कर रहे हैं। तो पानी डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी विद इन वाटर। नाउ प्लेस द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ऑन द इलेक्ट्रोड्स। उस इलेक्ट्रोड हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोड के ऊपर इंसर्ट करा देते हैं। देन हम स्विच ऑन करते हैं और सो जाते हैं। सो जाने का मतलब है थोड़ा वेट करते हैं। नाउ एक बार आप दोबारा सेटअप देख लीजिए। यहाँ पे है ये कार्बन इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे जो 2 टेस्ट ट्यूब हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड का मतलब है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, क्योंकि ग्रेफाइट या फिर कोल या डायमंड ये सब कुछ हमारा कार्बन से ही बना होता है। इन्हें हम एलोट्रोप्स बोलते हैं, ये भी आप आगे पढ़ने वाले हो। हर चीज़ ये सब कार्बन से ही बनी होती है, प्योर कार्बन से। नाउ देखिए, ये बैटरी है। जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसको एक बार आप दोबारा सुनिए, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो इसे बहुत ज़्यादा भूलता था, शायद आप थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हो मुझसे, आप ना भी भूलो। कैटाइन होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। ये बहुत बार हम ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटाइन और कैथोड दोनों पॉजिटिव हैं, या कैटाइन और कैथोड दोनों नेगेटिव हैं। कैटाइन पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, अनाइन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। तो इस स्लाइड को आप बार बार देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है,
जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टेस्ट ट्यूब है और जो राइट हैंड साइड वाली टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे हमारी हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है। नाउ हमने इसका हमने अपर्चर देख लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें इस पूरी प्रोसेस से, जब हम सो गए थे उसके बाद हमें क्या दिखाई दिया। हमें दिखाई दिया बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब। हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे बबल्स दिखाई दिए। नाउ जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसके ऊपर उस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें ऑक्सीजन मिली एंड हाइड्रोजन वाली के अंदर और हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड के अंदर मिली। नाउ इसका भी एक रीज़न है। देखिए, जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अगर मैं इसको एलिमेंटल फॉर्म मतलब एक सिंगल एटम की फॉर्म में लिखूं तो उसे हम लिखते हैं O2 2 माइनस, O2 2 माइनस। तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है और जो माइनस चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ या फिर साउथ रिपेल करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो चार्जेस होते हैं उसके अंदर भी पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है। इसलिए ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज है एंड जो एनोड है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव पे गया मतलब एनोड पे गया एंड हाइड्रोजन हमारा कैथोड मतलब नेगेटिव पे गया, क्योंकि हाइड्रोजन H+ होता है। नाउ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो हमारी 4th लाइन है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स। नाउ मोल का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर समझा दिया है, तो आई थिंक मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रोजन गैस का अमाउंट ऑक्सीजन से डबल क्यों है। क्योंकि अगर मैं आपको ये रिएक्शन देखिए, 2H2O लिक्विड बाद में H2 एंड O2 गैस में बना। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो मुझे मिलता है कि 2 मोल ऑफ H2O गैस, H2O वाटर इन लिक्विड फॉर्म get converted into 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen। इस बात को आप दोबारा सुनिए। 2 moles of hydrogen, 2 moles of water get converted into 2 moles of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas। तो अगर मैं एक X अमाउंट का पानी लेता हूँ, मानो मैं 100 ml पानी ले रहा हूँ, तो उसमें से जो मेरा ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से हमेशा हाफ बन रहा है। अगर मेरे पास X अमाउंट वाटर है तो मेरे पास X/3 ऑक्सीजन बन रही है और 2x/3 मेरा हाइड्रोजन बन रहा है। तो हर बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल बन रहा है, डबल मोल बन रहा है और हर एक मोल इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर आप ये जानते थे तो वेल एंड गुड। हर मोल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर आप उसकी वैल्यू जाननी है तो एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, तो उसके ऊपर 22.4 लीटर। हाँ जी, लीटर एक वॉल्यूम की यूनिट होती है। बहुत बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि लीटर क्या चीज़ है, तो लीटर इज़ एक्चुअली वॉल्यूम। तो एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ये बहुत मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसको आप अपने नोट्स में डाल लीजिए। अब हमें पता कैसे चला कि गैस कौन सी है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने पानी लिया है, उसके अंदर मैं अगर बिजली को इमिट करूँगा, बिजली के उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास कराऊँगा तो मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगी। बट हमें पता कैसे चला? फर्स्ट टाइम जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस भी साइंटिस्ट ने किया था, उसको कैसे पता चला? तो यहाँ पे ये बहुत मतलब अब मुझे भी शर्म आने लग गई है बात बोल के कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ो ये करो, क्योंकि देखो इस चैप्टर में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये चैप्टर कम से कम 10 बार पढ़ा था अपने टाइम पे और हर बार एक ना एक पॉइंट रह ही जाता था। ये इतना लेंथी एंड टिपिकल चैप्टर है। सेकंड चैप्टर भी थोड़ा मुश्किल है, बाद वाले थोड़े ईजियर साइड पे होते हैं। इसमें डाटा बहुत ज़्यादा याद करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी उसको रिवर्ट करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे, लेकिन उसके गैस है उसे निकलने नहीं देंगे, मतलब ऐसा ट्राई करेंगे गैस ना निकले। नाउ हम एक बर्निंग कैंडल को उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे।
अब यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट आते हैं, एक्चुअली मेनली 3 ही आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताए हैं क्योंकि इस लेवल पे आप 4 भी कर सकते हैं। सबसे पहला केस, अगर कैंडल बुझ जाती है तो इसका मतलब जो गैस है वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। आप सबको पता ही होगा यार, इतना तो हमने पढ़ा ही होगा कि जो CO2 है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, वो आग को बुझाता है। नाउ अगर वो फ्लेम और भी ज़्यादा हो जाती है, उसकी फ्लेम बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो गैसेस जो हमारी फायर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट आग को जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, फ्यूल एंड ऑक्सीजन ये उसकी बेसिक नीड है। नाउ अगर वो पॉप साउंड क्रिएट करे, आप यूट्यूब पे टाइप करके देख सकते हो पॉप साउंड ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे। तो अगर वो पॉप साउंड क्रिएट करता है तो वो है हाइड्रोजन गैस। इस 3 चीज़ को मैं दोबारा बताता हूँ। अगर कैंडल बुझ जाती है तो मतलब CO2 गैस, अगर वो और तेज़ हो जाती है तो मतलब ऑक्सीजन गैस, और अगर वो पॉप साउंड क्रिएट करती है इसका मतलब H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। नाउ आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा कम गैसेस पढ़ाई जाती हैं, तो अगर नाइट्रोजन गैस है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज़ एन इनर्ट गैस, ना वो आग को बढ़ाती है ना वो आग को कम करती है, वो किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं करती। N2 की रिएक्शन करने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। नाउ इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है कि डू इट इन द सुपर विजिलेंस ऑफ एल्डर, अदरवाइज 440 वोल्ट का झटका लगे छूने से तेरे, क्योंकि जो बिजली का काम है वो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए यार, देखो थोड़ा डेंजरस तो होता है। नाउ ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली, मतलब थोड़ी सी रह गई है अब तो, लेकिन काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, तो उसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल है AgCl, मतलब Ag का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर हाँ वही चांदी वाला सिल्वर। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। ये भी सॉलिड फॉर्म में हम लेते हैं, एक्चुअली पाउडर्ड फॉर्म होता है। और जब एरो के ऊपर है सनलाइट, इसका मतलब इसको इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये 2 AgS मतलब 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉलिड में और Cl2 एज अ गैस रिमूव हो जाती है। इसके ऊपर दोबारा सुनिए, 2 मोल हम AgCl के लेते हैं, मतलब सिल्वर क्लोराइड के लेते हैं, उसे सनलाइट के अंदर हम रख देते हैं और फिर से सो जाते हैं इन द सेंस कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं। तो उससे हमें सिल्वर की सॉलिड फॉर्म एंड जो क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में निकल जाती है। अब सिमिलरली इसी की तरह एक और रिएक्शन है, अगर मैं Cl मतलब क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दूं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हमारे हेलोजेंस, इन्हें हम बोलते हैं हेलोजेंस। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे पढ़ लोगे। आई थिंक 3rd चैप्टर है, पता नहीं 5th चैप्टर, मतलब इसी साल आप पढ़ने वाले हो उसको, तो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ोगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो ये फ्लोरीन हमने इन सब की नेमिंग की हुई है, तो फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हेलोजेंस बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। तो अगर मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दूँ और फिर उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दूँ तो फिर से वही रिएक्शन होगी, बस क्लोरीन गैस की जगह ब्रोमीन गैस रिलीज़ होगी। नाउ भैया ये बताओ कि मैंने इस रिएक्शन को अलग से क्यों बताया, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दिया तो क्या ही उखाड़ दिया मैंने। तो इसका मेन रीज़न है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये रिएक्शन है ब्रोमीन वाली वो किस काम आती है। तो एक्चुअली उसका जो पर्पज़ होता है, अब तो हमारे डिजिटल कैमराज आ गए हैं, लेकिन जो पहले होता था, जो हम बोलते थे ना फिल्म बनवाने जा रहे हैं, मतलब जो कैमरा में रील डलती थी और उसके बाद उसकी फ़ोटोज़ को क्या बोलते थे, मतलब फ़ोटोज़ को निकलवाते थे, काफ़ी दिन लग जाते थे फ़ोटोज़ बनने में, तो वो वाली चीज़ है, उसे हम बोलते थे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी। तो जो इसका यूज़ है वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का हो जाता है सनलाइट में जाने के बाद, जैसे कि हमें पता ही है जो सिल्वर का कलर है वो ग्रेइश ही होता है, बस थोड़ा लस्टर आ जाता है उसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कभी फिर पढ़ेंगे कि बस जब तक ले यार पढ़ते रहो, पढ़ ले यार।